एक्सीडेंट वाले दिन। अरे बेटा रुद्र, खाना खा लो, आखिर कब तक अपने दादाजी से नाराज रहोगे। हाथ में कौ लिए जगह जगह रुद्र को ढूंढते हुए दादाजी बोले जा रहे थे। और रुद्र कभी टेबल के नीचे तो कभी सोफे के पीछे छुपकर, मैं नहीं खाऊंगा दादाजी, आपने मुझे मम्मा के साथ क्यों नहीं जाने दिया। अरे रुद्र बेटा, अगर तुम चले जाते तो मैं अकेला रह जाता ना। दादाजी जिधर से आवाज़ आती है उसी तरफ देख कर बोलते हैं। नहीं, मुझे इशिता के पापा ने बताया था आपको मेरी मम्मा अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपने उन्हें मुझसे दूर कर दिया है। रुद्र गुस्से में अपने दिल की बात कहता है। इशिता के पापा? कौन है ये इशिता बेटा, मुझे बताओगे आप? दादाजी ने रुद्र की बात पर हैरान होते हुए बोलते हैं। फिर कुछ सोचकर, अच्छा सुनो, अगर तुम अभी खाना खा लेते हो तो हम तुम्हारी मम्मा से बात करवाएंगे और आइसक्रीम भी खाने चलेंगे। आइसक्रीम और अपनी मम्मा की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा गायब हो जाता है और वो भागकर दादाजी के गले लग जाता है। वो उसे खाना खिलाते हैं और इसी बीच उसकी मम्मा का फ़ोन आ जाता है। लो भाई, अपनी मम्मा से बात कर लो। दादाजी फ़ोन रुद्र को देते हुए कहते हैं। हेलो मम्मा, मैं रुद्र, आप मुझे छोड़ के क्यों गई? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? सारी शिकायत रुद्र एक बार में अपनी मम्मी से कह देता है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाती तो दादाजी का ख्याल कौन रखता बेटा, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास छोड़ कर आई हूँ, उनका ख्याल रखना। अब मेरी ज़रा अपने दादाजी से बात करवा। इतना कहकर वो रुद्र को समझाती हैं और यह कि आखिरी बार रुद्र और दिव्या की होती है। हाँ दिव्या बेटा, ठीक हो ना तुम? दादाजी पूछते हैं हंसते हुए। जी पापा, ठीक हूँ मैं। रुद्र आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना? दिव्या ने पूछा। नहीं बच्चा है, क्या परेशान करेगा। अच्छा बेटा, ये इशिता कौन लड़की है, बार बार उसके बारे में बात कर रहा है। सोचूं बुला दूंगा, दोनों खेलनेंगे तो मन लगेगा इसका। दादाजी ने जानकारी लेते हुए कहा। इशिता रुद्र के साथ पढ़ती है, पर दादाजी उसे दूर ही रखें, उसके पापा ठीक आदमी नहीं हैं, हमारा बिजनेस खराब करने में लगे रहते हैं। वो बस इस साल के बाद रुद्र को दूसरे स्कूल में दाड़ देने वाले हैं। और आप जानते हैं, वो जो हमारी मिल की मशीनों का इंश्योरेंस करता है ना, वो प्रकाश सान्याल है। दिव्या ने सब बात साफ साफ बता दी। ठीक है बेटा, अब पहुंचकर बात करना और रास्ते में कुछ ना कुछ खाते रहना और आराम भी करना। इतनी सब नसीहत देकर दादाजी ने फ़ोन काट दिया। अब खुश होना तुम? रुद्र की तरफ मुँह करके पूछा उन्होंने। हाँ, पर आइसक्रीम का वादा ना भूलिएगा आप। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है और दादाजी प्रकाश सान्याल के बारे में पता करने लगते हैं। शाम को दादाजी रुद्र को ढूंढते हुए बाहर गार्डन में जाते हैं तो प्रकाश को रुद्र के साथ बात करते हुए देखते हैं, जिससे उनका खून खौल जाता है और वो गुस्से में प्रकाश की तरफ जाते हैं, जो रुद्र से कुछ बातें कर रहा था। रुद्र, अंदर जाओ बेटा, स्कूल का होमवर्क करना होगा तुमको। ऐसा कहते हुए सीधे रुद्र के पास जाते हैं और उसको अंदर भेज देते हैं। वो अपना गुस्सा ना रुद्र पर जाहिर होने नहीं देना चाहते थे और साथ ही ये भी नहीं चाहते थे कि सान्याल को कुछ भी पता चले। तुम यहाँ क्यों आए हो और रुद्र से बात क्यों कर रहे थे? दादाजी अपना गुस्सा रोकते हुए पूछते हैं। मुझे लगा आज पार्टी होगी, इसलिए आया था, और रुद्र को खेलते देख तो पूछ लिया पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी। बेशर्मी से हंसते हुए बोला प्रकाश सान्याल। पढ़ाई उसकी ठीक है, पर पार्टी क्यों? दादाजी ने सवाल किया। अरे वो आज दिव्या और रंजीत की शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं आया कि उनको खुद मुबारकबाद दे दूं, सान्याल बोला। दादाजी का सवाल सुनकर वो लोग घर पर ही, हम बस परिवार के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए कोई पार्टी नहीं। मैं उनसे मिलूँगा तो तुम्हारा संदेशा भिजवा दूँगा, अभी आप जा सकते हैं। ऐसा कहकर दादाजी ने सान्याल को बाहर का रास्ता दिखाया। दादाजी फिर आगे बताते हैं। उस दिन तो मैंने सान्याल को भगा दिया, पर मैं ये नहीं जान पाया वो नफ़रत का एक बीज मेरे घर, मेरे रुद्र को के मन में बो गया। और ये बात मुझे बाद में, बहुत बाद में पता चली। सान्याल की आंखों में मुझे नीचता नज़र आई थी, जिससे बचने के लिए मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। उसी एक दिन में बहुत काम हुआ, तभी मुझे याद आया कि
कि आज रंजीत और दिव्या की शादी की सालगिरह है, तो मैंने उनके रुकने की जगह पर फ़ोन किया और ज़रूरी इंतज़ाम करवाया जिससे दिव्या और रंजीत मेरे सरप्राइज़ से खुश हो जाएं। पर यही मेरे लिए मुझे गलत बना गई। होटल लीला पैलेस रिसेप्शन में आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? लीला पैलेस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया। मैं कैलाश अस्थाना बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ एक पार्टी हॉल बुक किया है। दादाजी ने बोला। यस मिस्टर अस्थाना। वो मिसेस दिव्या और मिस्टर रंजीत के लिए रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई। जी, मेरी तरफ से हाल पूरा। उनकी शादी की फ़ोटो और बड़ा सा केक रखवा दीजिए और वो लोग और उनके साथ आए उनके दोस्त जितने भी दिन रुके, जो भी खाएं, वो सारे बिल आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं सबका पेमेंट करूँगा। दादाजी ने अपनी बात समझाई। जी सर, जैसा आप कहें। और जो आपने फ्लावर से उनका स्वागत करना है, हमने वो भी इंतज़ाम कर लिया है। बस आप ये बता दीजिए वो कब तक पहुँचेंगे रिसेप्शन से। फिर आवाज़ आई। वो लोग कल रात से निकले हैं, बस अगले 30 मिनट में पहुँच जाएंगे और जैसा मैंने कहा है बस वैसा काम हो जाना चाहिए। दादाजी ने अपनी बात दोहराई और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे रुद्र खड़ा होता है, जो गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। दादाजी उसके पास जाते उससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है। उनकी रुद्र का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कैमरा लगवाने के काम में वो इस बात को भूल जाते हैं और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आज उस दिन को याद करके दादाजी रोते हैं तो अमित उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको हौसला देता है और बोलता है। फिर क्या हुआ दादाजी? वही जिसका मुझे डर था। 30 मिनट के बाद भी वो लोग नहीं पहुँचे। मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और फिर अचानक मेरा फ़ोन बजा। सामने से जो आवाज़ आई उसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। हेलो रंजीत बेटा, बहुत देर कर दी फ़ोन करने में। दादाजी बोले। मैं रंजीत नहीं, इंस्पेक्टर कमल बोल रहा हूँ। ये बस किसी रंजीत ने बुक की थी। आप उनके क्या लगते हैं? इंस्पेक्टर कमल ने पूछा। रंजीत मेरा बेटा है। घबराई हुई आवाज़ में दादाजी ने जवाब दिया। सर, आप यहाँ जयपुर आ सकते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर का जवाब आया। मैं आ जाता हूँ, पर आप पहले मुझे ये बताइए कि सब कहाँ हैं? मेरा बेटा रंजीत, बहू दिव्या और उसके दोस्त। दादाजी ने घबराते हुए पूछा। देखिए सर, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूँ। इस बस का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और शायद ही कोई बचा हो। इंस्पेक्टर ने बड़े ही धीरे से कहा। नहीं, बस इतना ही दादाजी के मुंह से निकला और वो वहीं धम्म से बैठ गए और सामने रुद्र को खुद को घूरता हुआ पाया। क्या हुआ दादाजी? कहाँ है मम्मी पापा? बात करवाइए मेरी। रुद्र दौड़ता हुआ आया। मैं आता हूँ, तुम यहीं रहना। इतना कहकर दादाजी निकल गए जहाँ इंस्पेक्टर ने बुलाया था। दादाजी अपने बेटे और बहू की डेड बॉडी के सामने बैठे थे। सब उनसे मिलने आ रहे थे कि तभी रुद्र हाथ में चाकू लेकर आता है और दादाजी पर हमला करने वाला होता है कि उसको पकड़ लिया जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है। मार दूंगा मैं आपको, नहीं छोड़ूंगा मैं। आपने मेरे मम्मी पापा को मार डाला है, आपको मार डालूंगा मैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? कहते हुए दादाजी आगे बढ़े। आप कह रहे थे ना कि काम हो जाना चाहिए। उस दिन फ़ोन पर मैंने सब सुन लिया। आपने ही छीना है मुझे मेरी मम्मी पापा को। रुद्र गुस्से में बोलता हुआ बेहोश हो जाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि आखिर रुद्र दोबारा इतना गुस्सा क्यों हुआ था। उन दोनों का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने कैमरे की सभी फुटेज देखे और मुझे जो दिखा उस बात को आज तक मैंने अपने दिल में दबाया हुआ है। उस दिन मेरे बात करने के बाद रुद्र ने सान्याल को फ़ोन करके बताया कि सब कहाँ गए हैं और कब तक पहुँचेंगे। बेचारा बच्चा उस राक्षस पर यकीन करके उससे विनती कर रहा था कि उसके मम्मी पापा को बचा ले, जबकि उन लोगों के एक्सीडेंट का कारण ही सान्याल था। उसको कॉल करने के ठीक 10 मिनट के बाद ही उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। उसने ही हत्या की है सबकी, और ना चाहते हुए भी रुद्र जिम्मेदार है अपनी माँ और पिता की ही नहीं बल्कि जिया और तुम्हारे माँ और पिता की मौत का। ऐसा कहते हुए दादाजी अमित की तरफ देखते हैं, जो ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। अमित
दादाजी की बात सुनकर शौक लगता है कि इतने सालों में वो जिस रुद्र का साथ देता आया, उसको अपने भाई जैसा प्यार देता आया, उसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई। अमित वहीं ज़मीन पर बैठ गया और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा कर रखा था। ये बात सुनकर नेहा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ दादाजी बैठे रो रहे थे, दूसरी तरफ अमित बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे वो कुछ सोच रहा था, और तीसरी तरफ जिया की सच्चाई भी सामने आ गई थी। नेहा ने सोचा कि बस चुप रहकर सबके भावों को देख और समझ कर कोई बात आगे कहेगी, क्योंकि ये समय अमित और दादाजी दोनों के लिए ही भारी था। तभी अमित ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में लाल डोरे नजर आ रहे थे। वो बहुत ही गुस्से में था और दादाजी के पास आया, उनका पैर छूकर बोला, बस दादाजी, अब मैं रुद्र का साथ नहीं दे पाऊँगा। मैं जा रहा हूँ वापस। आप सबसे दूर नहीं देना मुझे रुद्र का किसी भी चीज़ में साथ। नहीं 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 जाओ बेटा, तुम चले गए तो रुद्र अकेला हो जाएगा। अभी वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। दादाजी ने अमित को रोकते हुए कहा, मेरी ज़रूरत नहीं है उसे, प्यार हो गया है जनाब को, वो भी उस लड़की से जिसके माँ पापा की भी हत्या रुद्र ने की। अमित ने तंज कसते हुए बोला, अच्छा उसको जिया से प्यार हो गया, तब तो मेरे लिए राह आसान हो गई। बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। दादाजी खुश होकर अमित से बोले, जिस लड़के ने सारी ज़िंदगी आपसे नफ़रत की, उसके मम्मी पापा को उसे दूर करने के लिए और इस बात के लिए वो खुद जिम्मेदार है। उस लड़के की ज़िंदगी में प्यार आने पर आप इतने खुश। व्यंग से बोलता हुआ दादाजी की तरफ देखता है। वो कुछ बोलती उससे पहले अमित बोलता है, जितनी नफ़रत उसने आपसे की है उससे कहीं ज़्यादा खुद से करनी चाहिए, और उसे है नहीं। बिल्कुल मुझे जिया, हम सबको उससे नफ़रत करनी चाहिए। इतने साल उसने आपसे नफ़रत की है ना, तो उसे खुद से नफ़रत करनी चाहिए। मैं बताऊंगा उसे सच्चाई, मैं दिखाऊंगा उसको आईना, और जिया को भी मैं सब सच बता दूंगा। अमित ये बात गुस्से में कर रहा था। नहीं बेटा अमित, उसे नहीं बताना, वो मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। दादाजी लगभग विनती करते हुए कहते हैं, आखिर क्यों आप उसे बचाना चाहते हैं, जबकि वो पिछले 18 सालों से हर दिन इस बात की सज़ा दे रहा है। वो आपसे नफ़रत करता है, आपको बर्दाश्त करना चाहता है। अमित ने झल्लाते हुए गुस्से में कहा, इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मेरा पोता है और मुझे पता है उसकी गलती नहीं है, वो बस बच्चा है था। दादाजी ने प्यार से ये बात अमित को समझाई। आपका वो पोता है तो आप माफ़ कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर सकता। मैंने रुद्र की वजह से ही ज़िंदगी भर अनाथों की ज़िंदगी जी है। माँ पापा के प्यार के लिए तरसा हूँ। मैं माफ़ नहीं कर सकता उसे। अमित गुस्से में यही बात दोहरा रहा था और फिर तेज कदमों से जाने लगता है। दादाजी भी, उनके शरीर में जान नहीं थी, वो भी अमित को नहीं रोकते हैं और वहीं बेंच पर बैठ जाते हैं। अब सब खत्म उसके हाथ से। तभी नेहा ये सब देखती है और दौड़ के अमित के पास जाती है, उसका रास्ता रोकते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है। रुक जाओ अमित, इस तरह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाओ। एक बार, कम से कम एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो। तुम सोचो ठंडे दिमाग से, तुमने तो कुछ नहीं खोया ना। तुमको क्या पता अनाथ की तरह रहना क्या होता है। और तुम तो एहसानों तले दबी हो ना दादाजी की, जो तुम्हारे परिवार को पालते हैं। तभी उनकी और उनके रुद्र की तरफदारी कर रही हो। अगर हिम्मत हो तो जाओ बताओ जिया को कि उसके असली मम्मी पापा का हत्यारा रुद्र है। अमित गुस्से में नेहा की आंखों में आंख डालकर ये बात बोलता है कि तभी उसके गाल पर एक तेज चांटा लगता है, तड़ाक, जिसकी गूंज वहाँ आसपास के सभी लोगों के कानों तक पहुँच जाती है। चांटे की वजह से अमित का चेहरा नीचे की तरफ हो जाता है। जब वो अपना चेहरा उठा कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसको चांटा नेहा ने मारा था। नेहा की इस हरकत से अमित एकदम गुस्से से भर जाता है और अपने हाथ से नेहा का गला दबाकर उसको पीछे की ओर ढकेलता हुआ एक पेड़ से टिका देता है। गला दबाने की वजह से नेहा की आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तुम समझती क्या हो अपने आप को?
रुद्र की शुभचिंतक समझती हो तुम खुद को, तो मैं उसकी शुभचिंतक को भी आज ख़त्म कर दूंगा। अमित गुस्से से बोलते हुए अपनी पकड़ नेहा के गले पर और मजबूत करता है। नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से इतना कह पाती है, रुद्र की नहीं, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। तुम भी गुस्से में वही गलती कर रहे हो जो रुद्र ने आज से 18 साल पहले की थी। अमित को नेहा की बात समझ नहीं आती, पर इस बात से उसकी पकड़ नेहा के गले पर ढीली पड़ जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर नेहा अपना गला छुड़ाती है और खांसने लगती है और खांसते खांसते बोलती है, हो रुद्र की गलती मत दोहराओ अमित, मत दोहराओ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? इस बार अमित झल्लाते हुए बोलता है। तब भाई दादाजी पानी लाकर देते हैं नेहा को। पानी पीकर नेहा को आराम मिलता है। अमित, यही गलती रुद्र ने की थी, अपनों पर भरोसा न करके किसी बाहरी पर भरोसा किया उसने। शायद तुम भूल गए, वो रो रो कर सान्याल से सबको बचाने की बात कर रहा था। सबको नहीं, सिर्फ अपने मम्मी पापा को। अमित ने गुस्से से नेहा के शब्दों को सही किया। हाँ, अपने मम्मी पापा को। नेहा ने भी अपने शब्दों को सही करके मम्मी पापा पर जोर देते हुए बोला, और अगर सान्याल ट्रक वाले को नहीं कहता तो सबकी मम्मी पापा जिंदा होती। नेहा ने बात आगे बढ़ाई और अमित की तरफ देखते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि सान्याल रुद्र के माँ पापा को तो कभी ख़त्म करवा सकता था? उसने वही दिन क्यों चुना जब सब घूमने गए? उसने उसी दिन रुद्र को क्यों भड़काया जिस दिन सब घूमने गए? अमित अब नेहा की बात जरा गौर से सुनने लगा। यही कि वो सिर्फ रुद्र के माँ पापा को नहीं, तुम्हारे जिया, तुम तीनों के माँ पापा को ख़त्म करना चाहता था। नेहा ने जरा जोर देकर ये बात की। और रही रुद्र की बात, तो वो बच्चा था, उसको बहलाना आसान था। जिस बच्चे ने 5 साल सिर्फ माँ को जाना पहचाना, उसके बाद उसके दादाजी उसकी ज़िंदगी में आए। प्यार तो दिया, लेकिन कभी ना कभी सान्याल मिलता तो था रुद्र को वो भड़काता भी था ना अंकल के बारे में। रुद्र 10 साल का ही बच्चा था। अगर उसको ये सब पता चले कि उसके दादाजी उसके मम्मी पापा को उससे दूर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? मदद मांगेगा ना जिस पर उसको यकीन हो, जिसको उसने बचपन से देखा हो, जो था सान्याल। जब अमित को बात समझ आई कि सिर्फ उसने नहीं, रुद्र ने भी अपने मम्मी पापा को खोया है, वो भी अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से, और जिसका इल्ज़ाम उस सान्याल ने दादाजी पर लगा रखा है। रुद्र के मम्मी पापा समझ आए मुझे, पर मेरे और जिया के मम्मी पापा क्यों? अमित को अभी तक ये बात समझ नहीं आई, तो उसने पूछा, जिसका जवाब नेहा ने उसके हाथ में एक फ़ाइल रख कर दिया और बोली, पढ़ो। अमित वो फाइल पढ़ता है तो उसकी आंखें दुख और दर्द से भर जाती हैं। रुद्र के मम्मी पापा ने अपनी वसीयत बनाई थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो अमित के मम्मी पापा रुद्र के कानूनी माँ बाप बन जाते हैं, और जिया के माँ और पापा रुद्र के पापा के बिजनेस में पार्टनर हैं, और रुद्र के बड़े होने तक वो बिजनेस का पूरा ख्याल रखेंगे। पर रंजीत अंकल का बिजनेस तो। अमित आश्चर्य से अपनी बात बोलता है तो नेहा बीच में उसकी बात काट कर बोलती है, सान्याल मालिक बन बैठा है रंजीत अंकल के बाद, पर वो सारे काम रुद्र के नाम से कर रहा है। क्या? पर तुम्हें कैसे पता इतना सब कुछ? अमित हैरान होकर नेहा को देखकर पूछता है। पिछले 5 साल से सान्याल के ऑफिस में ही रहकर उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही हूँ। नेहा का जवाब सुनकर अमित को हैरानी होती है। मैंने ही कहा था ना, जब इस्ता को मैंने रुद्र को छोड़ने के लिए यूएस वाला ऑफिस दिया था, उसी के बाद से मैंने नेहा को उन लोगों के पीछे भेज दिया, दादाजी ने जवाब दिया। इशिता ने ऑफिस के बदले रुद्र से रिश्ता तोड़ा था। अमित हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, पर रुद्र को उसने कुछ और ही कहानी सुनाई थी। अमित ने सच बताया। पता है, जैसा सान्याल है वैसी ही उसकी बेटी इशिता, इसलिए मैंने तुमको यूएस भेजकर अपना बिजनेस शुरू करने को और रुद्र के आइडिया को सपोर्ट भी किया मैंने, जिससे समय आने पर हम रुद्र को बचा सकते सान्याल के धोखे से।
तो सान्याल रुद्र के नाम से क्यों कर रहा है? अमित ने लगभग आश्चर्य से पूछा। वो हम सबको बर्बाद करना चाहता है, जिससे वो और सिर्फ वही मार्केट में रहे और उसका कोई कंपटीटर ना हो, नेहा ने जवाब दिया। अमित गुस्से में बोलता है, ऐसा नहीं कर सकते तुम अमित बेटा, दादाजी ने जवाब दिया। क्यों? अमित ने पूछा। वो इसलिए कि कंपनी रुद्र के नाम है। हम कंपनी बर्बाद नहीं कर सकते, ना ही उसका नाम, बस सान्याल को उस कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं, वो भी तब जब रुद्र उस पर अपना दावा पेश करे, और रुद्र कभी ऐसा करेगा नहीं। दादाजी की बात बीच में काटते हुए अमित बोला। और वो इश्ता की वजह से नहीं करेगा। अमित ने दादाजी की बात लगभग पूरी की। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अमित लगभग झल्लाते हुए बोला। किसी ऐसे को ये सारी बात बता सकते हैं जिस पर वो यकीन करता हो, उसको अपना मानता हो, दादाजी ने कहा। और वो जिया है, क्योंकि रुद्र को उससे प्यार हो गया है। पर जिया क्या इसमें हमारी मदद करेगी? अमित ने जवाब दिया। करेगी ही, रुद्र का भला चाहेगी ही, क्योंकि जिया मैडम को भी रुद्र से प्यार हो गया है। इस बार नेहा ने जिया के दिल की बात का खुलासा किया। ये सुनकर अमित बहुत खुश हो गया, लेकिन दादाजी नहीं। वो बोलते हैं कि उन दोनों ने ये बात एक दूसरे से नहीं कही। जब तक हम इंतज़ार ही करना होगा। और कितना इंतज़ार करना होगा आपको अंकल? माना दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शादी होने के बाद और रुद्र से प्यार करने के बाद जिया उसकी भलाई में हमारा साथ तो देगी ही। इस बार नेहा ने लगभग झल्लाते हुए कहा। और मुझे माफ़ कीजिए अंकल, आपके इस इंतज़ार करने की वजह से और रुद्र पर समय से अपना हक न जताने की वजह से ही आज हमको ये सब करना पड़ रहा है। अगर आप उसी दिन, जिस दिन रुद्र ने आप पर हमला किया, उसको एक लगाया होता, या उसके बाद जब भी उसने आपके साथ बदतमीजी की थी, तभी आपको उसको एक जोरदार चांटा मारना चाहिए था। नेहा गुस्से में बोल रही थी। मानती हूँ बच्चों को नहीं मारना चाहिए, पर कभी कभी उनको डर दिखाने के लिए या उनको ये समझाने के लिए हम उनके पेरेंट्स हैं, हाथ उठाना पड़ता है। और आपने तो बात करने की कोशिश भी नहीं की। कम से कम बात करने से भी ये समस्या सुलझ सकती थी। सान्याल कोई हर वक्त तो साथ नहीं था ना। और आप बड़े क्यों भूल जाते हैं? कभी कभी बच्चों का दोस्त बनकर हम उनका दिल जीत सकते हैं। बड़े हैं बड़प्पन दिखाकर नहीं। कभी कभी बच्चों पर हक भी करना उनको एहसास करवाता है कि कोई है। पर इनमें से कुछ भी नहीं किया आपने तो और बिजनेस की तरह डील किया इस रिश्ते को भी। कभी आपने सोचा कि अगर दिव्या आंटी होती तो शायद वो भी रुद्र को उस दिन थप्पड़ ही मारती और शायद समझाती कि अपने और पराये में अंतर करना सीखे। नेहा गुस्से में सब कहती जा रही थी और दादाजी बस सुन रहे थे। वहीं अमित अपने गालों को सहला रहा था। तुम ठीक कह रही हो बेटा, रिश्ते संभालने में मैं कमज़ोर ही रहा। रंजीत के साथ भी मैंने रिश्ता कमज़ोर किया। वो तो दिव्या थी जिसने डोर थामी थी, वरना वो रिश्ता भी उलझ जाता और रुद्र में तो उलझता ही चला गया। दादाजी ने सर्द आवाज़ में कहा। तो इसलिए तुमने मुझे मारा था? अमित ने नेहा की तरफ देखकर अपना गाल सहलाते हुए कहा। सिर्फ अकल ठिकाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए भी मारा था कि तुम आखिर मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतना प्यार नज़र आता है। नेहा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तो तुमने कौन सा मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात नहीं की? तो मुझे लगा कि अमित बस इतना ही बोल पाया कि एक ज़ोरदार मुक्का उसकी पीठ पर पड़ा। वो बस आउच ही कह पाया। लगा? तुम्हें लगता भी है? तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुम्हें फ़ोन नहीं की, जबकि तुम हमेशा बिजी ही रहते थे। नेहा ने गुस्से में बोला। ये सब तुम्हें मेरी याद तब आती थी जब कोई काम होता था या अपनी कोई बात मनवानी होती थी। इस रिश्ते में तुम थे कब? बस एक बार बोला प्यार हो गया। जब तक मैंने हाँ नहीं कहा तब तक ही मैं ज़रूरी थी, और जिस दिन मैंने हाँ बोला तुम बस चले गए दूर। माना मेरा हाँ बोलने से तुम मुझे लेकर निश्चिंत हो गए, लेकिन जब मैंने भी कॉल करना बंद किया था, कहाँ थे तुम? तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने कॉल क्यों बंद किया है, मैं ज़िंदा भी हूँ या नहीं। ये सब कहते कहते नेहा की आंखों में आंसू आ गए और इसे अब
ज़्यादा बोलने का उसका मन नहीं हुआ। दादाजी ये सब सुन रहे थे। उनको बात समझ आई, पर उन्होंने बीच में बोलना ज़रूरी नहीं समझा। फिर भी अमित के कंधे पर हाथ रख कर वो बस इतना ही कहे, माफ़ी मांग लो और दोबारा एक हो जाओ तुम दोनों। फिर वहाँ से दूर चले गए वो। उनके जाने के बाद अमित ने ठीक वैसा ही किया, नेहा से माफ़ी मांगी और उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने के लिए आग्रह किया। नेहा ने माफ़ कर दिया, पर उसको दोबारा अमित के साथ रिश्ता रखने के लिए समय चाहिए था। प्यार तो वो भी करती थी, साथ वो भी रहना चाहती थी, पर पिछली बार जो हुआ उस वजह से उसको समय चाहिए था और दूसरी ओर उसको जिया और रुद्र की भी मदद करनी थी। दादाजी नेहा से पूछते हैं, बेटा अब आप सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। नेहा अजीब निगाह से देखती है दादाजी को और फिर बोलती है, सान न्याल को बहुत साल मिल गया अपनी चलाने का और रुद्र और जिया प्यार तो करते हैं। अगर हम इनसे आपसी इकरार का इंतज़ार करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि सान न्याल रुद्र के नाम से कंपनी चला रहा है और काम भी सब धोखाधड़ी वाला कर रहा है। तो अगर इस इंतज़ार में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर और उलझनों को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। और रही जिया और रुद्र की बात, तो उन्हें अब सच्चाई सामना करना पड़ेगा। दुख होगा, पर दोनों को एक दूसरे को संभालना पड़ेगा और इसी से उनके प्यार का इम्तिहान भी हो जाएगा। और अब सान्याल के दिन ख़त्म। नेहा ने एक सांस में इतना सब कुछ बोल दिया। अब उसका चेहरा शांत हो गया। वो अमित और दादाजी के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। नेहा की बातें सुनकर अमित और दादाजी दोनों बस हाँ में सर हिला के रह जाते हैं। नेहा उन दोनों के बोलने का इंतज़ार करती है। जब दोनों ही कुछ नहीं बोलते तो वो झल्ला कर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती है, कोई कुछ बोलेगा या बस दोनों सर ही हिलाओगी? हाँ तो शुरू करते हैं। रुद्र और जिया की शादी की तैयारी। दादाजी एकदम से बोल उठते हैं। दादाजी अमित को लेकर सीधे बंगले पर जाते हैं और रुद्र से पूछते हैं, बहू कहाँ है? रुद्र अपनी मम्मी के घर गई है। शादी की बात करनी है तुमको? चलना है तो चलो, वरना मैं ही करके आऊँगा शादी की बात। दादाजी थोड़ा अकड़ के बोलते हैं। उन्हें अपनी और रुद्र के बीच की खींची तानी बनाए रखनी है अभी। रुद्र कुछ बोलता तभी अमित उसको जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे दादाजी और रुद्र दोनों ही सख्ते में आ जाते हैं। रुद्र अमित के थप्पड़ से सन्नाटे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमित ने थप्पड़ क्यों मारा, जबकि दादाजी को सब समझ आ रहा था कि वो भी इसी वजह से अमित को घूर रहे थे और रुद्र के घूरने की वजह एक जोरदार थप्पड़ था, जिसका कारण उसको समझ नहीं आ रहा था। रुद्र के कुछ भी बोलने से पहले दादाजी अमित के सामने कूद पड़ते हैं और अमित का कॉलर पकड़कर बोलने लगते हैं, तुमने मेरे पोते को थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की? और अमित मन ही मन अपना माथा पीट लेता है कि इनकी इसी रिवर्स साइकोलॉजी ने इतने साल सान्याल को चैन से जीने दिया और रुद्र के हाथों इतना काम करवा दिया, और इनकी अकल अभी भी नहीं आई। ऊपर की तरफ देखते हुए, हे प्रभु, इनको किसी उम्र में थोड़ी सी अकल दे दो तो हमारा थोड़ा ही सही पर उद्धार हो जाएगा। रुद्र हमेशा की तरह दादाजी को गलत समझते हुए उनको अमित से अलग करता है और बोलता है, वो मेरा दोस्त है, मुझे मारे या मुझसे झगड़ा करे, आपको उससे क्या? छोड़िए इसको अभी। रुद्र अमित को छुड़ा लेता है और दादाजी के सामने सवाल नहीं करता है, पर उसके मन में ये बात रह जाती है जो पूछने का सही समय का इंतज़ार करता है। अमित दादाजी और रुद्र जिया के घर जाते हैं। रुद्र और जिया की शादी की बात करने के लिए जिया के घर में हलचल मची होती है। विक्रम और रंजना जी घर को सजाने, मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उनके हिसाब से सब एकदम अच्छा होना चाहिए। इस बात की 3 वजह थी। पहली कि वो लोगों को कैलाश आस्थाना से मिलने का मौका मिल रहा था, क्योंकि उस हादसे के बाद दादाजी ने किसी से भी मुलाकात नहीं की। और दूसरा, रुद्र उनकी बहन के दोस्त का बेटा होने के साथ साथ आज उनका दामाद बनने जा रहा था। और तीसरा, सालों पहले जो अस्थाना और सक्सेना परिवार के बीच जो रिश्ता बनते बनते अधूरा रह गया था, आज वो रिश्ता फिर से जुड़ने जा रहा था।
दादाजी रुद्र और अमित जिया के घर पहुंचते हैं। इस बार जिया का घर देखकर अमित को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने सुना था, पर आज पहली बार देखा जिया का घर, जो बिल्कुल दादाजी के बंगले जैसा था। उसको आश्चर्य में देखकर बोला, दोनों का आर्किटेक्ट एक ही था। अमित रुद्र की बातें सुनता है और कुछ भी बोलना सही नहीं समझता है, पर मन में सोचता है, जो इंसान हर बाल की खाल निकालता है वो इतनी बड़ी बात को संजोग समझ रहा है। अमित रुद्र और दादाजी के आते हैं। दादाजी को देखकर विक्रम और रंजना जी की आंखें भर आती हैं, और यही हाल दादाजी का भी होता है। लेकिन रुद्र की मौजूदगी की वजह से सब अपनी अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं और दादाजी का स्वागत करते हैं। उनका पैर छूकर तो दादाजी विक्रम जी को गले लगाते हैं। विक्रम सक्सेना रुद्र को भी गले लगा लेते हैं। वहीं उनके बंगले में अमित खड़ा था। उसको विक्रम ध्यान से देखने लगता है। तभी रुद्र बोलता है, मेरे बचपन का दोस्त अमित है ये। विक्रम और रंजना उन तीनों को घर के अंदर बुलाते हैं और उनके सामने तरह तरह के नाश्ते उनके लिए मेज पर लगाते हैं। उधर जिया नेहा की बात मानकर इस रिश्ते को निभाने का खुद से वादा करके खुद को तैयार करती है। आज उसने रुद्र की पसंद की क्रीम रंग का फ्रॉक सूट पहना रखा था, जिस पर काली कोटी थी। उसने अपने बालों को घुमाकर सर पर जूड़ा बना रखा था और बहुत ही हल्का मेकअप किया था। जब वो वहाँ उन सबके सामने आई तो रुद्र के साथ साथ सब उसको देखने लगे, क्योंकि जिया कभी इस तरह से तैयार नहीं होती, और आज जिस तरह से वो तैयार हुई थी उसमें पूनम की झलक दिखाई दे रही थी, और रुद्र को वो आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रंजना जी ने दौड़कर जिया के कान के पास काला टीका लगाया, जिससे जिया थोड़ा शर्मा गई। ये सोच के रुद्र पता नहीं क्या सोचेंगे, और ये ही सोचकर उसने रुद्र की तरफ देखा जो उसी को घूर रहा था, और इस वजह से उन दोनों की आंखें टकरा गई। इस वक्त रुद्र और जिया दोनों की हालत ऐसी थी कि दोनों ही सोच रहे थे कि दौड़ के जाएं और एक दूसरे की गले लग जाएं। दोनों अभी ख्यालात में थे कि अमित ने रुद्र को बुलाया। रुद्र, मुझे भी मिला ही दो अब जिया से, या यूं ही घूरते रहोगे। तभी पीछे से दादाजी की आवाज़ आई, बच्चों को गार्डन में भेज देते हैं, फिर हम ज़रूरी बात कर लेते हैं। दादाजी की बात सुनकर, अमित तुम यहीं रहो, मुझे इन पर भरोसा नहीं। ऐसा करके रुद्र बाहर चला गया, और उसके पीछे पीछे जिया भी। उन दोनों के जाने के बाद तुरंत ही रंजना ने अमित से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अमित के बोलने से पहले ही दादाजी बोल पड़े, ये राजेश का बेटा है। इतना सुनते ही रंजना सुबकने लगती है, और सुबकते हुए, कैलाश अंकल, आपने अमित को मुझसे दूर क्यों रखा? जैसा मैंने जिया को पाला उसी तरह मैं अमित को भी पालती। रंजना की ये बात सुनकर अमित हैरान हो जाता है और पूछता है, रंजना आंटी, आप मेरे मम्मी पापा को जानती थी? राजेश बहुत ही अच्छा लड़का था, और तुम्हारी मम्मी राधिका को वो बहुत अच्छी थी। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल राजेश से मिलती है, पर आंखें तुम्हारी माँ जैसी हैं। राजेश पूनम को अपनी बहन मानता था, जिस वजह से उसका आना जाना लगा रहता था, जिससे हम सब से वो बहुत घुल मिल गया था। कहते हैं कि शादी के बाद की पहली होली दिवाली ससुराल वालों के लिए मायके से आता है। तो जब उसे पता चला मेरा कोई भाई नहीं है, तो वो मेरा भाई बनकर मेरे लिए सब ले आया था। उसने मुझे दिल से अपनी बहन माना था, और मैंने उसको अपना भाई। इस नाते तुम मेरे भतीजी हुए तो बुआ बुलाने ना कि आंटी। ये सारी बात रंजना ने भर्राए हुए गले से बताई, और हर शब्द के साथ उनकी आंखों से आंसू गिरता रहा। फिर उन्होंने दादाजी की तरफ देखते हुए पूछा, कैलाश अंकल, क्यों नहीं बताया आपने? रंजना बेटा, सब बहुत उलझा हुआ है। मुझे अमित को सान्याल से दूर रखना था। पहले तो उसने रुद्र का दिमाग खराब किया, और उसके बाद वो अमित की जान के पीछे पड़ गया। जिस दिन उसने बस पर हमला करवाया था, तो ट्रक ड्राइवर ने सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया था, और उसने बताया था कि वो एक बच्चे को ढूंढ रहा था बस में। और जिस दिन उन सबका अंतिम संस्कार हुआ था, उस रात एक आदमी अमित को उठाकर ले गया था, पर पूरे घर में
कैमरा और ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से वो गेट के बाहर नहीं जा पाया और पकड़ गया। उसने राज खोला कि अमित की भी जान को खतरा है। मुझे ये समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने अपने बहुत से आदमी जो मेरे वफ़ादार थे उनको सान्याल का वफ़ादार बनाया। उसे जो राज खुला के आया तो मेरे होश उड़ गए। इसलिए मैंने बच्चों को एक सिक्योरिटी देकर बड़ा करता रहा। सान्याल को कुछ भी नहीं किया। इतने साल मैंने सब दादाजी की तरफ देख रहे थे और सबके चेहरे पर मिले जुले भाव आ जा रहे थे। दादाजी ने आज सारे राज खोलने का, यूँ कहें अपना दिल हल्का करने का फैसला कर रखा था। उन्होंने बताना शुरू किया, सान्याल मेरी कंपनी और रंजीत की कंपनी और राजेश की कंपनी में इंश्योरेंस का काम करता था। हमारी मशीनों, हमारे सामानों, यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों का भी वो इंश्योरेंस करता था। उसको हम सब की कंपनी से बहुत पैसा मिलता था, जिससे उसे ये लालच आ गया कि जब कंपनी के इंश्योरेंस से इतना पैसा मिलता है तो अगर सीधे कंपनी ही अपनी हो जाए तो सारा पैसा सब कुछ इसका हो जाएगा और बड़े बड़े लोगों में उसका नाम। पर वो ये सब जल्दी चाहता था और इसके लिए उसने हम सबका विश्वास तोड़ा। वो सबका इतना अपना बन गया था कि अब लोग उसके लिए कागजात को पढ़ते भी नहीं थे और सीधे हस्ताक्षर कर देते थे, जिसका फ़ायदा उसने रंजीत की कंपनी पर अधिकार कर लिया। उसके इस खेल की खबर दिव्या को लग गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात सान्याल भी जानता था कि अगर दिव्या को पता चला तो रंजीत एक बार दिव्या की बात पर भरोसा करे या ना करे, राजेश ज़रूर करेगा। और वही हुआ। जब राजेश को पता चला तो उसने सान्याल को धमकी दी कि अगर उसने सब कुछ करना बंद नहीं किया तो वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा। दिव्या और राजेश जब तक सान्याल का सच बता पाते तब तक सान्याल ने उन सबको ख़त्म कर दिया। राजेश को जैसे ही पता चला कि सान्याल ऐसी कोई धोखाधड़ी कर रहा है, उसने तुरंत अपना सब कुछ अमित के नाम कर दिया। पर सान्याल ने पहले ही ऐसे कागजात पर राजेश के भी साइन ले रखे थे कि अमित को कुछ हो जाए तो सब कुछ इशिता का होगा। उसने कहीं भी अपना नाम नहीं डाला था जिससे उस पर सीधा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए अमित को मैंने अपने पास रखा। ये सब बच्चे मेरी जिम्मेदारी थी। जब मुझे सब पता चला, इतने साल मैंने उस सान्याल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया। अब समय आ गया है सच्चाई का। जब दादाजी सबको सान्याल के बारे में बता रहे थे तभी वहाँ बाहर रुद्र और जिया गार्डन में बैठे सोच रहे थे कि क्या बात करें। ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी से बात करनी होती है, उसके बारे में अकेले में सोचते हैं, पर जब वो इंसान आपके सामने आ जाता है तो सारी बात आप भूल जाते हैं। तो बस यही हाल है जिया और रुद्र का। पर दोनों इसी बात पर अंदर से खुश थे कि कम से कम दोनों को अकेले में कुछ पल ही बिताने का मौका मिला। दोनों इधर उधर देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें, तो रुद्र ने ही गार्डन में देखते हुए पहल की। बस दोनों घरों के गार्डन के फूल एक जैसे नहीं हैं। जी क्या कहा आपने? जिया को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ा सकपकाने हुए बोली, मैंने कहा दोनों घरों के फूल एक जैसे नहीं हैं ना। रुद्र ने अपनी बात दोहराई। हाँ, नहीं तो पता ही नहीं चलता बाहर से मायका कौन सा है और ससुराल कौन सा। जिया अपनी ही धुन में बोल गई, मायका और ससुराल। रुद्र ने जिया की बात की दो शब्द मायका और ससुराल को जोर देकर दोहराया। जिया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो इस शादी को सच मान रही थी। उसने अपना सर नीचे कर बोला, सॉरी, गलती से बोल दिया। मुझे याद है सर, हमारी शादी बस 1 साल के लिए है। इसके बाद आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे दादाजी के साथ। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और किसी तरह उसने अपनी आवाज़ को सामान्य कर रखा था और आंसुओं को रोका। जिया की बात सुनकर रुद्र की भी आंखें गीली हो गई। उसने भी खुद को सामान्य रख कर पूछा, मुझे मायका और ससुराल नहीं पता कि क्या होता है। रुद्र की बात सुनकर
जिया को हंसी आ गई और वो अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, मायका यानी माँ का घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा, और ससुराल यानी पति का घर जहाँ पूरी उम्र गुजरेगी। अच्छा, पर आपका तो 1 साल ही ससुराल में होगा ना, फिर आप अपने आप मायके में ही रहेंगी। रुद्र बार बार इस बात को उठाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो जिया से अपने मन की बात कह दी। रुद्र के मुंह से ये बात सुनने के बाद जिया एक बार फिर बोलती है, मुझे पता है सर हमारी शादी की सच्चाई, और यकीन मानिए कि मैं आपके गले नहीं पड़ूंगी। मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर की एक एक शब्द याद हैं और उन शर्तों के भी। इस बार जिया गुस्से से बोलती है, और अगर मैं कहूँ कि मैं शादी से शर्तें हटा देता हूँ तो क्या कहेंगी मिस जिया आप? इस बार रुद्र मुस्कुराते हुए जिया को देखता है। शादी से शर्त हटा दूंगा का क्या मतलब है? जिया ने एकदम से मुड़कर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र जिया के पास आया और बोला, मिस जिया, मैं इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ, बिना शर्तों की शादी जिसको निभाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और 1 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ नहीं रह सकती तो शर्त के मुताबिक मैं ये देश छोड़ कर चला जाऊँगा। पर मैं एक पूरी कोशिश करके देखना चाहता हूँ कि आखिर अगर इंसान कोई रिश्ता निभाने पर आए तो कितना और किस हद तक निभा सकता है, और जिसको नहीं निभाना है वो नहीं निभाएगा। मैं भी आपसे यही बात करना चाहती थी सर। जिया रुद्र की बातों का समर्थन करती है और अपने मन की बात करती है, और कहीं ना कहीं खुद भी होती है खुश कि दोनों ही इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना चाहते हैं। तुम इस रिश्ते को क्यों एक मौका देना चाहती हो? रुद्र एकदम से पूछ बैठता है। जिया अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। रुद्र के सवाल से चौंक जाती है, फिर कुछ सोचकर जवाब देती है, सर आपको तो आदित्य और मेरे बारे में सब पता है। मैंने बस इतना सोचा कि जिस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, उस इंसान से रिश्ता निभाने के लिए मैंने मेरे अपनों तक को छोड़ दिया, तो जिस इंसान ने मेरा हर कदम पर साथ दिया है उसके इस कागज़ के रिश्ते को निभाने की मैं एक बार तो कोशिश कर ही सकती हूँ, जिससे मुझे ये कभी ना लगे कि मैंने कोशिश नहीं की। फिर यही सवाल जिया रुद्र से पूछती है, सर मुझे ये पता है आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे देखकर आपको गुस्सा आने लगता है, तो फिर ये कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? याद है तुम्हें जब तुम अपनी शादी करने के लिए कोर्ट गई थी, तुम सीढ़ियों से गिरने वाली थी और किसी ने तुम्हें बचाया था। वो मैं था। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द था जो मेरे अंदर था, और उस दिन से हमारे बीच रिश्ता दर्द से जुड़ गया था। मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द देखा था और कहीं ना कहीं मैं भी दर्द में था, इसलिए मैं तुमसे जुड़ गया। तुम मुझसे नहीं जुड़ी थी, पर मुझे तुम्हें तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ होती थी, और इसी वजह से मैं इस रिश्ते को नया मौका देना चाहता हूँ। रुद्र ने ये बात जिया की आंखों में देखकर कहा। इस वक्त उसकी आंखों में सच्चाई और जिया के लिए प्यार था। रुद्र की बात सुनकर जिया आश्चर्य से पूछ बैठती है, पर सर इतने लोगों की भीड़ में कैसे आपको पता लगा कि वो लड़की मैं ही थी? तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। उस दिन कितने लोग शादी करने आए थे, उसमें से कितनों ने शादी की, और अर्जी के बाद जिनकी शादी नहीं हुई वो कितनी लड़कियां हैं। और जो कि तुमने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था, एक बैग टांग रखा था, तो तुमको कोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में ढूंढना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि जब तुम टकराई थी तब दोपहर के 2 बजे थे, तो तुम कोर्ट खुलने से लेकर दोपहर 2 बजे तक थी, तो ढूंढ निकाला तुमको। रुद्र एकदम विस्तार से बताकर मुस्कुराते हुए जिया को देख रहा था। जिया रुद्र की बातें सुनकर आश्चर्य में खोई हुई रहती है कि तभी उसको आभास होता है कि कोई उसको देख रहा होता है। वो उस तरफ अपनी नज़र घुमाती है तो रुद्र को खुद की तरफ देखते हुए पाती है। जैसे ही रुद्र और जिया की नज़रें मिलती हैं, दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, चलते हैं अंदर। रुद्र रुक कर जिया को आगे चलने का इशारा करता है और वो दोनों एक साथ अंदर आते हैं। ठीक उसी वक्त दादाजी सान्याल की साजिश के बारे में, सबकी हत्या के बारे में सबको बता रहे होते हैं। रुद्र सान्याल के बारे में सुनकर जहाँ खड़ा होता है वहीं रुक जाता है और दादाजी की बात सुन लेता है।
अपने दादाजी की सारी बात सुनने के बाद वो भी सीधा चिल्लाते हुए उनकी तरफ आता है। तो बना ली आपने कहानी, वैसे अच्छी कहानी बनाई है। सब किया आपने और इल्ज़ाम लगाया सान्याल अंकल पर। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मारा है, जबकि सच ये है कि उनका कत्ल आपने किया है। ये सब कहते कहते रुद्र दादाजी के एकदम सामने आ जाता है। उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगता है। आज दादाजी में भी हिम्मत आती है और वो आज रुद्र के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वो भी एकदम गुस्से में बोलते हैं, मैं क्यों मारूंगा अपने बेटे बहू? कभी सुना है एक पिता ने अपने बेटे का कत्ल करवा दिया? आखिर मेरी उनसे क्या दुश्मनी होगी? दुश्मनी तो आप जाने, मुझे तो बस इतना पता है कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से आपने उनका कत्ल करवा दिया। रुद्र ने भी गुस्से में जवाब दिया। रुद्र की इस बात से दादाजी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मैंने किसी का कत्ल नहीं करवाया। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही है और वो है सान्याल और सान्याल अंकल। ऐसा क्यों करेंगे? आखिर उन्हें मेरी मम्मी पापा को मारने से क्या मिलेगा, जबकि आपको आपके प्रॉपर्टी का वारिस मिल जाता। मुझे बताया है सान्याल अंकल ने कि आपने कैसे मम्मी पापा को घर से निकाल दिया था और जब मैं बड़ा हो गया तो आप मुझे लेने चले आए थे। रुद्र ने अपनी बात पूरी की। दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें लेने नहीं, मैं अपने बेटे बहू को लेने आया था और तुमसे तो मुझे प्यार था ही, आखिर मेरे पोते हो तुम। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा जाती है और इन सब बातों के बीच अमित की आवाज़ आती है। दादा झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और रुद्र सान्याल ने सिर्फ तुम्हारे अकेले के मम्मी पापा को नहीं, यहाँ मौजूद हर इंसान के किसी न किसी रिश्ते को ज़रूर ख़त्म किया है। उसने मेरी मम्मी पापा को, यहाँ तक कि जिया के मम्मी पापा को भी मारा है। उसने उसका भी कत्ल करवाया है। अमित की सारी बातें अपनी रो में बोलता चला गया और बिना ये ध्यान दी कि जिया भी वहाँ मौजूद है। जिया अमित की बात को सही करते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा तो जिंदा हैं और यहीं बंगले में खड़े हैं। और तुरंत रंजना के पास जा उनसे कहती है, आप कुछ बोलिए, ये कैसी बात कर रहे हैं यहाँ? तब रंजना कहती है कि नहीं बेटा, हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, हम तुम्हारे मामा मामी हैं और जो अमित जो कह रहा है वो सच कह रहा है। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आज उनको भी सच्चाई बतानी थी, इतने सालों की जो उन्होंने छुपा कर रखी थी। नहीं, जिया जोर से गुस्से में चीखती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं माँ, आप मुझे झूठ बोल रही हैं। कहते कहते रोने लगती है। तुम इस घर की बेटी हो। तुम्हारी माँ का नाम पूनम है और पिता का नाम रजत। उन दोनों की भी हत्या सान्याल ने उसी दिन करवा दी थी, सबके साथ। जब तुम सदमे में चली गई थी, जब तुमने उन दोनों की लाश देखी थी, तुम्हें 6 महीने तक होश नहीं आया था। फिर जब होश आया तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी बताया और धीरे धीरे तुम भूल गई। आखिर 4 साल की बच्ची थी। डॉक्टर ने बोला था तुम्हें शौक लगा है और उन्होंने तुम्हें सच बताने से मना किया था, तो हम भी शांत रह गए और सच यूँ सबके सामने आ गया। इतना बोलते बोलते रंजना सुबकने लगती है। वहीं जिया का भी हाल बेहाल हो जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। मेरा तो पूरा वजूद झूठ हो गया, रिश्ते बदल गए, इतना कहकर वो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। जिया को यूँ रोता देख रुद्र को अच्छा नहीं लगता, पर सान्याल को वो गलत भी नहीं मान सकता। और रंजना आंटी क्यों झूठ बोलेंगी? यही सब सवाल उसके दिमाग में एक के बाद एक चल रहे थे। रंजना के सब बता देने के बाद जिया का रोना अब भी चालू था और रुद्र अपने सवालों से परेशान था। उसका चेहरा देखकर, रुद्र ये बताओ, तुम्हारे पापा ने जो कंपनी बनाई थी उसको आज कौन चला रहा है? इसका तुम्हें पता है? अमित ने रुद्र से सवाल किया। उसके सवालों का जवाब जानने के लिए वो तो सान्याल अंकल को पापा ने दे दिया था। रुद्र ने जवाब दिया था, तुम्हारे पापा तुम्हारे होते हुए सब सान्याल को क्यों देंगे? सोचा है तुमने कभी? अमित का फिर सवाल आता है। पापा ने नहीं दिया है, बस उनको पावर ऑफ पटर्नी दी थी कि मेरे बड़े होने तक वो चलाएं कंपनी। रुद्र ने फिर
अमित के सवालों का जवाब दिया। तो अब तक सान्याल ने क्यों तुमको कंपनी नहीं दी? तुम यहाँ दादाजी के यहाँ एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, और जब तुम्हें खुद के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, सान्याल ने क्यों नहीं दिया? और कभी तुमने सुध क्यों नहीं ली तुम्हारे पापा की कंपनी की? अमित ने फिर से अपने सवाल दागे। इस बार के सवाल ने रुद्र को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर क्यों नहीं सान्याल अंकल ने मुझे पापा की कंपनी दी, और आखिर क्यों कभी मुझसे उस दिन के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं किया? और उसके इन्हीं सब सोचने ने अमित ने उसको उसके पापा की कंपनी की वो फाइल्स और उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जो फाइल में नेहा ने बनाई थी वो दिखा दी। जब रुद्र ने वो फाइल देखी और वो सारी फाइल्स भी देखी जिसमें सान्याल के खिलाफ सबूत थे जो नेहा ने इकट्ठा किए थे, तब उसे उस दिन की बात याद आई कि दादाजी ने फ़ोन काटने के बाद उसने ही सान्याल को फ़ोन करके बात की थी। हेलो सान्याल अंकल, मैं रुद्र, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए। 10 साल के रुद्र ने रोते हुए सान्याल को फ़ोन किया। अरे क्या हुआ रुद्र बेटा, रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? सान्याल ने बहुत ही मीठी आवाज़ में रुद्र को दिलासा देते हुए पूछा। वो दादाजी किसी से बात कर रहे थे कि वो उन्हें बता देंगे सब लोग कहाँ पहुँचे, तो उन्होंने जैसा बताया वैसा काम हो जाना चाहिए। सुबकते हुए रुद्र ने बात बताई। अच्छा, ऐसा कहा तुम्हारे दादाजी ने? तब तो बहुत गड़बड़ है बेटा, मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? सान्याल ने झूठी चिंता जताते हुए कहा। वो पापा मम्मी और पूनम आंटी, राजेश अंकल सब साथ में गए हैं, एक छोटी बस में। बस मुझे नहीं ले गए, बाकी सब गए हैं। रुद्र ने पूरी बात बताई। रुद्र की बात सुनकर सान्याल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो खुद को संभाल कर बोलता है, बस रुद्र बेटा, अब आप रोना बंद कीजिए, मैं आपके मम्मी पापा को आपके पास ले आऊँगा। बस इतना बता दो कहाँ गए हैं वो ताज होटल में गए हैं, लखनऊ में। रुद्र ने सान्याल को बता दिया। और उसके बाद ही तो उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट की खबर आई थी, दादाजी के फ़ोन रखने के काफ़ी समय बाद। पर उसके फ़ोन रखने के थोड़ी देर के बाद ही खबर आई थी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने मम्मी पापा का खून करवाया। इतने साल दादाजी आपको दोष देता रहा, आपसे नफरत करता रहा। ये सब कहते हुए दादाजी की तरफ मुड़ता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। फिर अमित और जिया की तरफ भी जाता है और उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। जिया और अमित, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से तुम लोगों ने भी अपने माता पिता को खोया है, और मैं इतना बड़ा पागल, मैं अपने ही दादाजी से नफरत करने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो आप सब। मैंने ही अपने माता पिता की हत्या कर दी। मुझे जीने का हक नहीं, मुझे खुश होने का नहीं हक है। और मैं उस सान्याल पर भरोसा करने लगा, मैं उसकी हर बात का भरोसा करने लगा। मैंने अपने दादाजी का कभी भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा भी कैसे कि कोई पिता अपने बेटे को मरवा सकता है। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। कहते हुए रुद्र अपने जुड़े हुए हाथों पर अपना सर रख के रोने लगता है। फिर दादाजी की तरफ मुँह करके कहता है, दादाजी मुझे माफ़ करिए, आपने सही कहा था, मुझे समझ नहीं, मुझे बिजनेस क्या, मुझे इंसानों की भी समझ नहीं है। मैं ये सारा बिजनेस सब छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी रुद्र के गाल पर एक जोरदार तमाचे की आवाज़ आती है और सब उसी तरफ देखने लगते हैं और पता चलता है कि जिया ने रुद्र के चेहरे पर एक जोरदार चांटा मारा है। सब उसकी तरफ देखने लगती हैं। जिया की गुस्से और रोने की आवाज़ से सांस फूल रही थी और वो अपनी उसी उखड़ती हुई आवाज़ सांसों से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को खोया, जिनकी शक्ल तक मैं भूल गई। और ये मेरे मम्मी पापा, मामा मामी, इन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मुझे कभी लगने ही नहीं दिया कि मैं इनकी बेटी रही। और इनका त्याग तो बहुत बड़ा है, इन्होंने कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। इनके त्याग और प्यार को मैं भूल नहीं सकती सान्याल, मैं माफ़ नहीं कर सकती और ना आपको सब कुछ छोड़ के जाने दूंगी।
चलो मानती हूँ मेरे मम्मी पापा का ख्याल नहीं, तो कम से कम अपने दादाजी के बारे में सोचो, जिस इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ अमित और तुम्हारे ध्यान में लगा दी। उस इंसान से तुमने सारी ज़िंदगी नफरत की और आज जब तुम्हें सब सच पता चला तो तुम छोड़कर भाग जाना चाहते हो। छी, सोच के मुझे दुख होता है कि मैंने एक बार फिर एक बुज़दिल से प्यार किया, एक जो साथ नहीं दे सका, दूसरा साथ तो दिया पर इंसाफ नहीं। रुद्र सर, मुझे आपसे प्यार हो गया कि कम से कम आप छोड़कर भागने वालों में से नहीं, लेकिन आपसे बड़ा भगोड़ा मैंने नहीं देखा। जिया ने अपने मन की बात एक झटके में कह दी, जिसे वहाँ खड़े हर इंसान ने सुनी। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, जिसको तोड़कर अमित बोलना शुरू करता है। रुद्र, मेरे भी तुम्हें चांटा मारने का मकसद यही था कि मुझे भी सच्चाई जानकर बहुत गुस्सा आया था। उस वक्त तुम्हारी वजह से मैं भी इधर उधर माँ बाप के प्यार के बिना जिया, लेकिन इसमें तुम्हारी उतनी गलती नहीं है। तुम बच्चे थे, लेकिन सान्याल से अपनी कंपनी वापस न मांग कर तुमने उसको खुली छूट दी। और रुद्र की तरफ आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, पर मेरे यार, अब उसको मत छोड़, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रुद्र जब अपने पर आए तो कुछ भी कर सकता है। और ये लड़ाई तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा की मेहनत की कंपनी को वो बर्बाद कर रहा है। और इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं, उसको बर्बाद देखना चाहते हैं हम सब। ये आखिरी लाइन अमित ने अपने दांत पीसते हुए कहा। रुद्र ने अभी भी खुद को माफ़ नहीं किया था, वो अभी भी खुद को गुनहगार मान रहा था। लेकिन उसको एक बात समझ आई कि जब तक वो सान्याल को सड़क पर नहीं ले आएगा, तब तक यहाँ खड़े किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये उसकी जिम्मेदारी है, यहाँ खड़े हर इंसान को उसके खोए रिश्ते को इंसाफ दिलाना। रुद्र सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी नादानी की वजह से आप सबको दुख हुआ। फिर दादाजी की तरफ मुड़कर, सबसे ज़्यादा तो मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी। ऐसा कहकर उनका पैर छूने लगता है। वो तुरंत उसको गले से लगा लेते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मुझे आज मेरा पोता मिल गया, खुशी से दादाजी बोले। इसी बीच अमित भी आकर गले लग जाता है। वहाँ खड़ी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब आज पहली बार बैठकर खाना खाते हैं और सबको उनके मम्मी पापा की यारी की कहानी सुनाते हैं। और आज का दिन दर्द और सुकून और याद और रिश्ते और आखिरी में मुस्कुराहटों में बीत जाता है। आज रुद्र पहली बार अपने मन से दादाजी के बंगले में रुकने जाता है और अमित को भी कहता है कि भाई, आज रात तो मेरे साथ रह लो, हम सब फिर से एक साथ अपने बचपन की यादों को याद कर लेते हैं। अमित रुद्र की बात मान जाता है और रुद्र को अपने साथ पास की एक जगह ले जाता है, उससे कुछ बात करने के लिए। अमित रुद्र से कहता है, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। रुद्र आश्चर्य से अमित की तरफ देखता है और पूछता है, मुबारकबाद किस बात के लिए? अमित हंसते हुए कहता है, तुम भूल गए, जिया ने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। रुद्र एक फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है, सब याद है, पर अब मुझे उससे नज़रें मिलाने से डर लगता है। अमित एक लंबी सांस लेता है, अब तुम ही इसको समझा सकते हो। रुद्र अमित की ऐसी बात सुनकर एक झटके से पीछे देखता है और उसके पीछे जिया को खड़ा पाता है, जो वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है, अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए। अब तुम देख लो, तुम दोनों की बात है, अब मैं इसमें नहीं पड़ने वाला, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है। ऐसा कहते हुए अमित वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया अमित की तरफ मुँह करके बोलती है, भाई, मैं आपके कबाब को भी ले आई हूँ। इस बार आप फ़ोन कॉल के चक्कर में अपने और कबाब के बीच हड्डी को मत आने दीजिएगा। अमित और जिया दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रुद्र जिया से पूछता है कि अमित, तुम्हारा भाई कब से हो गया? जिया जवाब देती है कि राजेश अंकल को मेरी मम्मी और मेरी मामी दोनों ही भाई बुलाती थी, तो मैं भी तो ना अमित भाई को भाई बुलाऊं। जिया रुद्र के करीब आती है और उससे पूछती है, आज तो मैंने आपसे अपने दिल की बात कही,
मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हैं, पर आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही है। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला सकता हूँ। तुम्हारी मम्मी पापा, यहाँ तक कि सबके साथ जो भी गलत हुआ उसका कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उस दिन सान्याल को न बताता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। रुद्र बहुत दुखी होकर सब बोल रहा था। इससे पहले रुद्र और कुछ आगे बोलता, जिया ने अपने होंठ रुद्र के होंठों पर लगा दिए और एक पल के लिए सब रुक गया। जिया की आंखें पहले से बंद थी। वहीं रुद्र जिया की इस हरकत से हैरान भी था। कहीं ना कहीं दिल में उसको सुकून भी था। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी की अगले चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ली। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। बोलते बोलते मुँह थक गया।